नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। पिछले दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया भारत के प्रति चल रहा है, उसकी असल वजह हर कोई जानना चाहता है। F-35 की डील कैंसिल करना हुआ, ब्रिक्स में डी-डॉलराइजेशन हुआ, या फिर और कुछ वजह है। वजह आखिर क्या है? हम भी उसी वजह को तलाश कर रहे थे और उसी वजह को ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे। पवनीत सिंह लेखक हैं, जियोपॉलिटिकल मामले के बहुत बेहतरीन जानकार हैं। उनसे आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्यों रहा है। जिन दो देशों का व्यापार 131 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 25% टैरिफ और 25% उसके ऊपर पेनल्टी लगाने की जरूरत आन पड़ी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे हम आपका कि आपको वक्त मिले और आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े। बिल्कुल सर, थ्योरीज बहुत हैं। F-35 की डील है, डी-डॉलराइजेशन है, या फिर भारत ज्यादा पैसा कमाता है अमेरिका से। मतलब असल वजह क्या है? ट्रंप इतने उखड़े हुए क्यों हैं? देखिए, ट्रंप उखड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि उसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पिछले लगभग जब से 6 महीने से उनकी सरकार वहां पर अमेरिका में बनी है, तब से ट्रंप का एक रवैया ये रहा है कि भाई मुझे किसी तरीके से नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब वो नोबेल पुरस्कार को अर्न तो कर नहीं पा रहा है, कमा तो पा नहीं रहा है, तो उसके लिए अब उसको क्या करना पड़ रहा है कि लोगों से स्पीचेस दिलवा दिलवा के अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने की पहली बात तो वो कोशिश कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली चीज अगर आप नोट करें तो आसिम मुनीर का पाकिस्तान से अमेरिका जाना और उसका वहां जाकर इंडोर्समेंट करना कि भाई हम ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करते हैं, ये गेम वहां से शुरू हुआ। और वहां से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ट्रंप इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि उसने अपने चुनाव के कैंपेन के दौरान ये बात बार बार बोली थी कि मेरे आने के चंद दिनों के अंदर अंदर मैं रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रुकवा दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि रशिया एक ऐसी कंट्री है इस मोमेंट पर जो ट्रंप जैसे व्यक्ति की सुनने के लिए बिल्कुल नहीं बैठी है। और अमेरिका के साथ हमेशा से ये दिक्कत रही है। आप शीत युद्ध के समय से लेकर आज तक देख लीजिए अमेरिका के इतिहास को, वो पहले पुराने सोवियत यूनियन को और आज रशिया को कभी समझ ही नहीं पाई। उनकी साइकी को, उनकी सोच को नहीं समझ पाई। वो लोग ऐसे लोग हैं जो प्रोलॉन्ग्ड लड़ाई, लंबे समय की लड़ाई लड़ने के लिए अब हमेशा से तैयार रहते हैं। उसको ये लगता था कि भाई मैं अपने तरीके से लोगों को बोलूंगा और लोग मेरे तरीके से बात मान जाएंगे और जो है लड़ाई एकदम रुक जाएगी। तो पहली बात तो रशिया का वो फ्रस्ट्रेशन कि मैं लड़ाई रोक नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा नोबेल पुरस्कार अटका हुआ है, वो एक पहली बात तो उसका पंगा है। दूसरा, जो आप ट्रंप के कैंपेन में अगर आप ध्यान दें तो उसने पूरे कैंपेन के दौरान एक चीज के ऊपर बार बार जिस चीज को महत्वपूर्ण तरीके से जताया था वो ये था कि मेरे आते ही चीन के ऊपर मैं मैसिव टैरिफ लगाऊंगा और चीन के घुटने टिकवा दूंगा। इस मोमेंट पर अगर कोई घुटने टेक के बैठा है तो वो अमेरिका है और वो भी चीन के आगे। तो ना तो वो चीन को कंट्रोल कर पाया, ना ही वो बेसिकली रशिया को कंट्रोल कर पाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हो ये रहा है कि अगर किसी को बलि का बकरा बनाना था तो उसके लिए वो सबसे आसान टारगेट जो है वो भारत बन चुका है। तो भारत के थ्रू अब वो एक मैसेज देना चाह रहा है, एक जगह रूस को और दूसरी जगह चीन को, कि देखिए अगर आप ही के एक क्लोज दोस्त, खास करके एक ऐसे दोस्त को जो मेरे साथ भी अच्छा दोस्त रह चुका है, अगर मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता हूँ कि उसको टैरिफ लगा के इकोनॉमिकली तोड़ सकता हूँ, आर्थिक तौर पर कमजोर कर सकता हूँ, तो इस मोमेंट पर ये मैसेज आपको भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जैसे मूर्ख को अनफॉर्चुनेटली अकल नहीं है कि अगर आप भारत जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो आज भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़ी भी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हाल ही में अभी यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, आसियान के साथ जो हमारे डायलॉग चल रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का जो दौरा हुआ था, इन सारी चीज़ों को अगर आप एक कनेक्ट करके पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो आर्थिक तौर पर हाँ, एक शॉर्ट टर्म लेवल पर झटका जरूर लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लेवल पर अगर किसी का नुकसान होगा तो वो पहली बात तो अमेरिका का ही होगा इस पूरे गेम में। अच्छा सर, बहुत से लोगों को मैंने सुना कि भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत से लोगों को सुना कि नुकसान होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना कहा जा रहा है। तो असल में अगर ये इतना टैरिफ रहता है, अगर मानकर चलते हैं कि 50% भी रहते हैं, हालांकि ट्रंप का अभी ये भी कहना है कि और भी ज्यादा मैं पेनल्टी को बढ़ा सकता हूं, टैरिफ को बढ़ा सकता हूं लगभग 75% तक, ऐसी खबरें अभी पुष्टि तो इस बात की नहीं हुई है। असल में भारत को नुकसान कितना होगा? सिर्फ पैसे का नुकसान होगा या कुछ और भी नुकसान होगा? देखिए, भारत को ये बात फैक्ट है कि किसी भी प्रकार की टैरिफ, वो चाहे 15% हो या 50% हो या 75% हो, एक आर्थिक तौर पर झटका जरूर लगेगा। अब ये झटका जो है ये डिपेंड करता है पहली बात कि कितना प्रोलॉन्ग्ड समय तक, कितने लंबे समय तक ये टैरिफ रहती है। क्योंकि अगर आप ट्रंप जैसे व्यक्ति का व्यवहार देखो तो उसने जो आज से 3 महीने पहले बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं चीन के ऊपर 150% टैरिफ लगा दूंगा, आज वो कहाँ है? ठीक है, तो ट्रंप की किसी भी बात को भरोसा उतना ही करना चाहिए जितना हमारे यहाँ पर हम
विपक्ष के लोगों का भरोसा करते हैं, क्योंकि उन लोगों की बात में किसी में कोई ज्यादा दम नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने की ये है कि ट्रंप जैसे व्यक्ति को ये चीज समझनी है, आप टैरिफ जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे भारत उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। और वो दूर इसलिए होता जाएगा क्योंकि देखिए, आज भारत हमेशा से अपने विदेश नीति के इतिहास में एक पॉइंट को जो पर्टिकुलर लेवल पर 1950 से लेकर 2025 तक फॉलो करता आया है, वो ये है पिछले 75 साल में, कि कोई हमारी विदेश नीति को चलाना कैसे है दूसरा देश नहीं बताएगा। और अगर आज ट्रंप को ये लग रहा है कि मैं टैरिफ लगाकर इनके साथ आर्म ट्विस्टिंग कर लूंगा और अपने हिसाब से जो मेरे को डील चाहिए वो मैं ले लूंगा, तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। इनफैक्ट जो पिछले लगभग 25-30 सालों से भारत और अमेरिका के बीच की एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर प्रॉक्सिमिटी बनी है, वो पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी अगर ट्रंप का ये रवैया ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड चला तो। अच्छा, मतलब भारत अगर दूर होता है जैसा आपने कहा, तो इसमें भारत का कितना नुकसान है, अमेरिका का कितना नुकसान है? देखिए, अगर भारत आज की डेट में अमेरिका से दूर होता है तो एक चीज तो तय है कि अमेरिका से दूर होकर कोई ना कोई विकल्प है। अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी जो है रूस के दौरे पर गए। इस मंथ के एंड में आप देखेंगे कि 31 अगस्त 1 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री चीन का दौरा करने जा रहे हैं। तो भारत एक ऐसी रणनीति पे हमेशा से काम करता रहा है, अगर हम उसको एक साधारण अंग्रेजी के फ्रेज में बोलें कि वी डोंट पुट आवर एग्स इन वन सिंगल बास्केट। हम अपने सारे अंडे एक ही जो टोकरी है उसमें नहीं रखते, हम अलग अलग टोकरियों में रखते हैं। तो हमारे लिए अमेरिका इस समय विश्व की एक टोकरी है। हमने अगर उसको वहां पर थोड़ा सा तवज्जो दिया है तो ठीक है, हमारे पास बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। बट आप इसको अमेरिका के नजरिए से सोच के देखिए कि अमेरिका इस मोमेंट पर जो गतिविधि कर रहा है कि उसने ब्राजील से लेकर रूस से लेकर बाकी सारे देशों से जो ये दुश्मनी मोल ली है, इससे अगर किसी को खमियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा तो वो अमेरिका है। ठीक है, मैं आपका एक बात पर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, उस भारत रूस और चाइना का जो गठबंधन है उस पर भी आऊंगा। मैं कल एक पाकिस्तानी एक बड़े अमेरिका में रहते हैं, वो नाम मुझे शायद उनका ध्यान नहीं है, उनका कहना था कि भारत जो डायलॉग्स कर रहा है या फिर अमेरिका जिस तरीके से कर रहा है वो गलत है, वो इस बात को मान रहे थे। लेकिन भारत के जो डायलॉग्स चल रहे हैं वो आसियान से चल रहे हों, एफटीए जो हमारा ब्रिटेन के साथ हुआ वो 3 साल का वक्त लगा, 22 में शुरू हुआ, 25 में खत्म हुआ। अमेरिका के साथ 5 दौर की बैठक हुई है, 6ठे दौर की बैठक अब होगी 25 अगस्त में जब अमेरिकी डेलीगेशन आएगा। तो क्या हमारा जो डायलॉग है वो स्लो है? देखिए, हमारा डायलॉग हमेशा से स्लो था और इनफैक्ट आगे भी स्लो रहेगा। स्लो रहना और सतर्क रहना ज्यादा बेहतर होता है, रादर देन कि ऐसा व्यवहार दिखाना कि आप जल्दबाजी में कोई चीज करें और मुंह की खानी पड़े, जो ट्रंप अक्सर करता है। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया कि ट्रंप ने आज से 3 महीने पहले चाइना के ऊपर 150% की 145% तक ले गए थे। 145% तक तो उसने अनाउंस तक कर दी थी, और अब देखो क्या हालात है उसके। तो जल्दबाजी में कोई भी व्यक्ति जो ऐसी गतिविधियां करता है वो अक्सर मुंह की खाता है, और ये चीज भारत हमेशा से जानता रहा है। हमारी विदेश नीति में ये एक इम्बेडेड पॉइंट है कि हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं। अब वो जब तक वो मुद्दों के ऊपर पूरी की पूरी चीज का रेजोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर भी अगर आपको बताऊं, जो आप ही ने उदाहरण लिया कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2022 से चल रहा था, हमने एक चीज ब्रिटेन को बार बार क्लियर कर दी थी, देखिए कि हमें आपके साथ आर्थिक तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारी रेड लाइंस हैं जिनको बार बार ब्रीच किया जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से, कि खालिस्तान की मूवमेंट को वहां पर एक फ्रीडम दे रखी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप उसको जो है कंप्लीट लिबर्टी दे देते हैं कि जो मर्जी कीजिए, हम वो चीज टॉलरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेपरेटिज्म और यहाँ पर इकोनॉमी दोनों इकट्ठे नहीं चले। इस चीज को तोड़ने में लगभग 3 साल। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो बिहाइंड द सीन चीजें होती हैं, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर संसद के अंदर दिया जाए, क्योंकि कोई बैकएंड चीजें जो हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर हैं या बाकी चीजों को लेकर हैं, जरूरी नहीं है कि उनको वहां पर पब्लिक डोमेन में इलेबोरेट करने की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब ये हमारी रणनीति है और हमारे लिए वो सही है। ठीक है, हमारी रणनीति है और सही है। अगर चाइना और भारत और रशिया पर आए, आरआईसी को एक बार फिर से जिंदा करने की बात करें, डोभाल साहब रशिया गए, प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने वाले हैं, तो एक मिल तो रहा है, पॉइंट्स तो जुड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम तीनों एक बार फिर से मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन क्या चीन का विश्वास किया जा सकता है? एक तरफ पाकिस्तान उसकी गोद में बैठा है, दूसरी तरफ सीमा विवाद हमारा चाइना के साथ है ही, एक रशिया की भी जो है, मैंने अभी पिछले दिनों कुछ पढ़ा था कि रशिया की भी खुफिया एजेंसियों में वो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है चीन, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, कहीं अखबार ने छापी थी ऐसी चीजें। तो ऐसे में क्या चाइना को साथ लेकर बैलेंसिंग वे में चला जा सकता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में ये है कि हमारा चाइना को लेके जो रवैया है और जिस तरीके से भारत चीन को डील करता आया है, इसके बारे में कभी ज्यादा डिबेट पब्लिक लेवल पर हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली।
और पाकिस्तान को लेकर इतना डिबेट हो गया है कि हमारे भारत के नागरिकों को भी चीन को लेकर जो भारत की रणनीति है वो कभी अच्छे तरीके से एक पब्लिक डोमेन में पहुंचाई नहीं गई है। आप चीन के बारे में एक चीज को समझिए, चीन का जो व्यवहार है वो ये है कि अगर आप 2020 से चीन का व्यवहार अभी तक देखते हैं, जो पिछले 5 साल का व्यवहार है, खास करके गलवान घाटी के इंसिडेंट के बाद से, आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि गलवान घाटी का इंसिडेंट भी हुआ, लोग भी हमारे उसमें शहीद हुए, हमारे सिपाहियों को वीरगति प्राप्त हुई, उसके बावजूद भी भारत ने चीन के साथ मिलकर एक डायलॉग बरकरार रखा। वो डायलॉग उस समय चाहे मिलिट्री चला रही थी, मिलिट्री के कोर कमांडर चला रहे थे, जो अलग अलग स्थानों पर हर 15-15 दिन के बाद मिलकर जो है डेडलॉक को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आपको चीन के साथ जो रणनीति रखनी है, जो हमारी रणनीति रही हुई है, वो ये है कि आपको डायलॉग नहीं तोड़ना है उसके साथ, और हमने तोड़ा भी नहीं है कभी। हमने एक बार डायलॉग तोड़ा था 1962 के बाद, जिसको लेकर हम उसका खमियाजा 1980 तक भुगतते रहे, कि हमने टोटली वो डायलॉग तोड़ दिया, और जो उस दौरान चीन में डेवलपमेंट्स हुए वो डेवलपमेंट से हम कंप्लीटली इम्यून हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की ये जो नीति है चीन को लेकर, पहली बात तो ये कोई नई नीति नहीं है, हमने चीन के साथ डायलॉग बरकरार हमेशा से रखा है। हाँ, जहां तक चीन के साथ ट्रस्ट की बात है, यहाँ पर चीन के ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भारत एक चीज चीन को बार बार जता चुका है, आप पाकिस्तान का समर्थन करना चाहते हैं आप कीजिए, हम पाकिस्तान को जवाब अपने तरीके से देंगे। आप पाकिस्तान को जितने मर्जी बारूद असला बम दे दीजिए, उसका रिस्पॉन्स हम अपने तरीके से अपने आप देंगे। आज अगर भारत चीन से बात कर रहा है तो चीन से बात करने के दौरान भी भारत की रणनीति ये है कि मैं अपने टर्म्स पे आपसे बात करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस रणनीति के पीछे का जो लॉजिक है वो ये होता है कि जितना आप चीन जैसे ओपेक देश से, जो एक क्लोज्ड देश है, जिसकी ज्यादा रणनीति के बारे में हम नहीं समझ सकते क्योंकि वो उतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उस देश का एक व्यवहार जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स ने एनालाइज करा है वो ये है कि आप जितना इसके साथ डायलॉग बरकरार रखोगे उतना एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चीन के साथ यहाँ पर इशू ट्रस्ट का नहीं, इशू है कि डायलॉग को सस्टेन करो, और डायलॉग को सस्टेन करके देखने की कोशिश करो कि डायलॉग से निकलता क्या है। अच्छा सर, अभी एससीओ के दौरान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे चाइना में, फिर विदेश मंत्री भी गए, अब प्रधानमंत्री के जाने की भी चर्चाएं हैं। तो इससे क्या ये जो आरआईसी का गठबंधन है, रशिया, चाइना, इंडिया, इसे एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है? और शुरू किया जा सकता है तो तीनों देशों को इससे फायदा क्या होगा? देखो, सबसे बड़ी चीज इस समय ये है कि चाहे आप रशिया लो, चाहे आप भारत लो, या आप चीन लो, तीनों के तीनों देश ऐसे देश हैं इस मोमेंट पर जो अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म से, अमेरिका का जो दादागिरी गुंडागर्दी का व्यवहार है, उससे तीनों परेशान हैं। आज अमेरिका की अगर आप नीति को समझो और अमेरिका के व्यवहार को पिछले 50 साल से ऑब्जर्व करो, तो अमेरिका का व्यवहार पिछले 50 साल से ये रहा है कि ना तो भारत रूस एक दूसरे के साथ बने, ना रूस चाइना एक दूसरे के साथ बने, और ना ही चाइना भारत एक दूसरे के साथ आए, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर यदि इन तीनों में से कोई दो, और अगर गलती से तीनों इकट्ठे हो गए, तो अमेरिका का धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। क्योंकि आज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपने दिया कि आपने एक न्यूज पढ़ी थी कि किस तरीके से चीन के कुछ जो स्पाइज हैं वो रशिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। ये जो न्यूज है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फेक न्यूज थी। उसका रीजन ये है कि ये न्यूज अमेरिका प्लांट करता है, क्योंकि जब वो अमेरिका इस प्रकार की न्यूज को प्लांट करेगा तो इससे रूस के अंदर खलबली मचेगी। रूस के अंदर खलबली मचेगी तो रूस उसका काउंटर करने के लिए कुछ नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्चना शुरू करेगा, और जब वो रूस अपना पैसा खर्चना शुरू करेगा तो रूस का पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि ऐसा कोई थ्रेट नहीं था। अब आप इसका उदाहरण भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि यहाँ पर कुछ बेचारे जो हैं, मतलब 55-56 साल के जो युवा नेता हैं, वो सुबह से रात एक ही रट लगा के बैठते हैं कि चीन ने भारत के लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक पड़ गई कि आप अब इस प्रकार के बेबुनियाद स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए, आपको शोभा नहीं देता है इस उम्र में भी आकर। चलिए आप बड़े नहीं हुए, वो एक अलग बात है, सिर्फ शरीर से बढ़ गए, लेकिन कम से कम इस प्रकार की बातें करना बिना किसी सबूत के गलत। लेकिन ये जो पूरा रणनीति थी कि भाई ये नैरेटिव देश में चलाया जाए कि नहीं देखिए चीन ने कब्जा कर लिया, भारत की सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही, वो अमेरिका की डिलिबरेट नीति थी। और नीति ये थी कि यहाँ पर हम इस प्रकार का नैरेटिव चलाएं ताकि जो भारत है वो एडवांस्ड इक्विपमेंट हमसे खरीदे और एडवांस्ड लेवल पर हमारे साथ सैटेलाइट की इंटीग्रेशन करे, क्योंकि अमेरिका को इस मोमेंट पर भारत की सैटेलाइट प्रोग्राम से बहुत समस्या है। क्योंकि उसको ये चाहिए कि भैया किसी भी तरीके से इनका जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रगति से वो चल रहा है और जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उस काम को रोका जाए।
तो वो सैटेलाइट लेवल पर जो इंटीग्रेशन चाह रहा है, इसी रीजन से वो बार बार ये बात बोलता है कि सैटेलाइट इमेजरी है जी, सैटेलाइट इमेजरी से जो है चीन ने कब्जा कर लिया है आपका। भाई अगर सैटेलाइट इमेजरी है और इतना बड़ा एविडेंस है तो आप पेश कीजिए, आप पेश कीजिए ना, आप पुख्ता सबूत पेश कीजिए। सर आप पुख्ता सबूत इसलिए पेश नहीं कर सकते, सबसे पहली बात कि ये बात बोलना ही मतलब निहायती बकवास है कि चीन ने भारत के अंदर टेरिटरी कब्जा कर ली। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आज भारत और चीन के बीच में सीमा ही नहीं डिफाइंड है, एक बाउंड्री ही नहीं बनी हुई है कागज पे, तो पहली बात तो किसका एरिया किसने लिया, आप ये किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आज ये अमेरिका के हित में नहीं है कि भारत रूस साथ में आए, रूस चीन साथ में आए, या चीन भारत साथ में आए, और अमेरिका तो कतई ही नहीं चाहेगा कि ये तीनों देश साथ में आए, क्योंकि उसको ये पता है कि जिस दिन ये तीनों लोग साथ आ गए उसका गेम ओवर है। उसके बाद गेम ओवर मतलब जो डॉलर का उसका वेपनाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा या कुछ और? डॉलर का वेपन, देखिए आज एक चीज तो तय है कि डॉलर अपने अंतिम काल में फड़फड़ाते हुए सांस ले रहा है। ये जो ट्रंप का पूरा रवैया है, ट्रंप का जो ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तमाशा, ये सब जो वो कर रहा है अमेरिका के अंदर, उसके पीछे की रणनीति सिंपल है कि उसको डॉलर का डोमिनेंस दिखाना है। आप अगर उसके कल रात का ट्वीट पढ़ते हैं तो उसने क्या बोला, उस ट्वीट में उसने ये शब्द लिखा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर गोइंग टू कम नाउ इनटू अमेरिका। भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमिंग इनटू अमेरिका, आपको बार बार ये डॉलर शब्द बोल के क्यों जताना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी हालत खराब है। उसको ये बात सत्य तरीके से पता है कि डॉलर अब एक अंतिम मुकाम पर है, डॉलर खत्म होने वाला है, डिसमेंटल होने वाला है। कब होगा कोई नहीं जानता, उसका विकल्प क्या होगा कोई नहीं जानता, पर इतना जरूर उसको भी पता है और बाकी देशों के लोगों को भी पता है कि आने वाला समय डॉलर का नहीं है। पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में जो ब्रिक्स करेंसी लाने की बात हुई थी, क्या वो एक ऑप्शन हो सकता है डॉलर का? देखिए ब्रिक्स करेंसी की बात कर देने से अमेरिका की क्या हालत हुई, और ब्रिक्स करेंसी की बात कर देने से ट्रंप किस तरीके से बौखला गया, जैसे उसको किसी ने सोते हुए चांटे मारे हों। आप उस व्यवहार से समझिए कि ये कितना डरते हैं कि अगर एक ब्रिक्स करेंसी का शब्द सिर्फ प्रमोट ही किया है, अभी तो उसके ऊपर कोई वर्किंग पेपर भी नहीं बना। मतलब एक शब्द बोल देने से अगर एक देश की इतनी हालत खराब हो रही है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि यदि एक वर्किंग पेपर बन गया तो अमेरिका में ट्रंप तो मेरे ख्याल है मतलब सो ही नहीं पाएगा अगले 200 दिन। तो अमेरिका की रणनीति को समझिए, उसकी रणनीति हमेशा से ब्रिटिश की रणनीति ही थी कि भैया एक को दूसरे से लड़ाओ। जो आज देश में हम ये बात करते हैं, अगर उसी को आप एक माइक्रो लेवल पर लाके देश लेवल पर लड़ें कि भाई कास्ट सेंसस करवा के जो है जिसकी आबादी उतना हक, ताकि एक आबादी कम वाला दूसरी आबादी ज्यादा वाले से लड़ता रहे, तो ये जो एक कंटिन्यूअस एजेंडा है, इंपीरियल एजेंडा, ये आज तक चलता आ रहा है। ये चाहे ब्रिटिश चलाए या ये अमेरिका चलाए या उनके पाले हुए एजेंट्स भारत में चलाए। एक आखिरी सवाल सर, क्वाड का इस बार होस्ट भारत कर रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने की पूरी संभावना है कि वो भारत आएंगे। उसके बाद आज डोभाल साहब ने भी कहा जब रशिया में जाकर के उसके बाद पुतिन साहब भी भारत आएंगे, तो क्या जब क्वाड का जो सम्मेलन होगा भारत में, उससे पहले भारत और अमेरिका के बीच की जो चीजें हैं ये ठीक होने की संभावना है किसी प्रकार से? देखिए मेरा अनुमान ये कहता है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं आने वाले समय में, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप पहली बात क्वाड के समिट में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं पहली बात तो भारत से नाराज हूं। इस नाराजगी को ओवरकम करने के लिए वो किसी जूनियर व्यक्ति को पहली बात तो भेज देगा। दूसरी बात यह है कि यदि रूस में ये चर्चा हो चुकी है और 2025 के अंत से पहले पहले पुतिन ने भारत आना है, और मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के अभी चीन के दौरे के बाद अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहते हैं कि मैं भारत के दौरे पे आऊंगा, तो एक चीज तो कतई तय है कि इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो क्वाड का रेलेवेंस हो जाएगा खत्म, और यहाँ पर जो अमेरिका का रेलेवेंस है वो भी पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म। लेकिन जो क्वाड के बाकी मेंबर हैं, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया क्रूशल प्लेयर्स हैं, वो आज की डेट में इस चीज को समझते हैं। उनको ये बात पता है कि ये जो अमेरिका की दादागिरी और यूनिलैटरलिज्म चल रहा है, अगर आज की डेट में क्वाड एक नेचुरल डेथ भी मरता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, क्वाड का मेंबर भारत भी है, उसके बावजूद भी भारत के ऊपर अगर पेनल्टी और टैरिफ लगाया जा रहा है तो वाकई में रिलेवेंस खत्म ही नजर आता है। बाकी बहुत धन्यवाद सर, जितनी थ्योरीज चल रही थी अमेरिका और भारत को लेकर उस पर आपने प्रकाश डाला।
तो भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है, बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, हथियारों की थ्योरी हो, फिर डी-डॉलराइजेशन की थ्योरी हो, या फिर जो शांति का नोबेल पुरस्कार ट्रंप चाहते हैं वो हो। आने वाले वक्त में ये चीजें इतनी जल्दी तो ठीक होने वाली नहीं है। बाकी आरआईसी एक बार फिर से कब तक जिंदा होता है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।